अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ़्फ़त नवीद। अपनी लिखी हुई खुदनविश्त दीप जलते रहे की चौथी किस्त पेश खिदमत है। वक्त गुजरने के साथ अहमद की हालत में बेहतरी आती चली गई, लेकिन उनकी दवाएं ख़त्म करने का फ़ैसला मैं अपने तौर पर कर चुकी थी। उस ज़माने में प्राइडल की शीशी 150 या 250 की मिला करती थी। मेरा देवर अली इनके इंजेक्शन और दिगर टैबलेट्स हर महीने ला कर दे देता, मगर मैं इतनी चालाक अहमद को बताया कि भाई अब दवा तो आपको देनी नहीं है, इन्हें बेच देना चाहिए। वो तो वैसे ही दवाएं इस्तेमाल ना करने के फैसले से खुश थे, बेचने वाली बात पर तो निहाल हो गए। कहने लगे एक मेडिकल स्टोर वाला मेरा दोस्त है, उसे बेच दूंगा। दवाओं के छोड़ने के 1 माह बाद ही इसके मस्बत असरात शुरू हो गए। महीने में 4 के बजाय अब सिर्फ 1 ही इंजेक्शन लगा करता है। इनके हाथों का राशा, ज़बान की हकलाहट और कमर का खम गायब हो गया। खूबसूरत तो पहले भी थे, अब इतने हसीन हो गए कि अजनबी हमारी जोड़ी का मजाक उड़ाया करते। कुछ दिन बाद हम अपने मैके गए जो खैरपुर में है। हमारी एक सहेली जो 22 ग्रेड के अफसर की बीवी थी और बड़ी खूबसूरत थी, इन पर बाकायदा आशिक हो गई और अक्सर इन्हें मेरे सामने कहा करती, इफ़्फ़त में आपको क्या नजर आया। और एक वादा भी उसने ले लिया था, अगली किताब का इंतसाब उसके नाम करेंगे। और मेरे सीने पर तो सांप लौटते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी उसकी संगत में बड़े खुश थे। वैसे वो है भी बड़ी शायराना ज़ौक़ की हामिल और दबंग खातून। 4 दिन की ज़िंदगी में अगर रकीब और महबूब बाहम खुश हों तो कुछ कुछ जलन का भी अपना मज़ा है। मुझे इत्मीनान इस बात का था कि न वो 22 ग्रेड के अफसर को छोड़ सकती है, न ये खैरपुर की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। वो तो उस रकीब रूसिया का जिक्र यूं ही बरसबीले तज़किरा निकल आया, वरना हुस्न यूसुफ है टके का जो जुलेखा ही न हो। बात चल निकली है खूबसूरत ख़वातीन की, तो उसी ज़माने में अहमद की दोस्ती आज की मशहूर शायरात निखत इफ्तिखार और डॉक्टर सरवत ज़हरा ज़ैदी और उनकी मिसाली घराने से हुई। बेमिसाल बासलाहियत और हसीन लड़कियां, दोनों ही मेडिकल की तालिबात, शायरा, बेहतरीन मुकर्रिरा, दोनों में गहरी दोस्ती। हम इंचोली से पैदल सोहराबकोट की सुनसान सड़क को अबूर करते हुए अबुल हसन इस्फहानी रोड पर आते। आज से 26 साल पहले वो सड़क भी जंगल का सा नक्शा पेश करती थी। फिर हम अब्बास टाउन में दाखिल होते। पहला या दूसरा घर निखत का था। अहमद निखत से एक गज़ल सुनते और अपनी 5 गज़लें सुनाते। वो बामुरव्वत लड़की न सिर्फ खुद दाद देती, बल्कि अपने अम्मी अब्बा से भी आंखों ही आंखों में दाद देने के लिए कहती। इस दौरान चाय बिस्किट आ जाते। फिर हम आधा मील चलकर सरवत के घर जाते। वहाँ सारा घराना हमें हाथों हाथ लेता। रात का खाना खाते, गज़लें सुनाते। कहीं बीच में मौका मिल गया तो सरवत और उसके वालिद ज़ैदी साहब ने भी एक एक गज़ल सुना दी, वरना अहमद तो जवाब गज़ल के कायल ही नहीं। यूं हम रश्शी को बारी बारी एक दूसरे की गोद में मुंतकिल करते हुए पैदल वापसी की राह लेते। घड़ी की सुइयों की तेज़ी के साथ इसके चमकते शीशे में अपना अक्स देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ नज़र आती है, और सर झुकाए गौर व फिक्र में गलता अहमद को देखती हूँ तो मुझे उनमें उनके अब्बा की शबाहत नज़र आती है। अपने माँ बाप से लाख इख्तलाफात के बावजूद गुज़रता वक्त हमारे चेहरे में उनकी शबाहत ही नहीं लाता। आदत व अतवार भी उनसे लग्गा खाने लगते हैं। माँ की अजमत और बच्चों के लिए उसकी तपस्या अपनी जगह, लेकिन बाप के जोखम उसके दिल के नेहा खानों में ऐसे ही छुपे होते हैं जैसे समंदर की तह में जाने क्या क्या। हमारे अब्बा ससुर सैयद गुलामुस सकलैन जाफरी भी ऐसे ही थे, समंदर की मानिंद गहरे और खामोश। बेटियों के लिए उनके बाप आइडियल हुआ करते हैं, लेकिन मैंने अब्बा में जो सिफात देखी वो आज तक किसी इंसान में नजर ना आई। मुहर्रम शुरू हो चुके थे। अब्बा ने बताया कि शब आशूर इंचोली की नुक्कड़ पर अहमद के नौहे करबला यूं बसाई जाती है, पर जंजीर जनी होती है। ये कहते हुए उनकी आंखों में चमक बढ़ गई थी। उस वक्त जबकि अहमद का शायरी में कोई वाज़ेह मुकाम न था, लेकिन उनकी दूररस निगाहें उन्हें नुमायां होती देख रही थी।
शब आशूर हमल को 3 या 4 महीना था। अब्बा के मना करने के बावजूद हम जंजीर जनी देखने इंचोली के नुक्कड़ पर पहुंचे। जुलूस आकर जंजीर जनी के लिए तरतीब बना ही रहा था कि कुछ शरपसंदों ने हंगामा कर दिया। भगदड़ मच गई, हम गिर पड़े। अहमद हमें हिसार में लेने के लिए झुक गए। लोग उनके ऊपर पैर रखकर फलांग रहे थे। चंद लम्हों की परेशानी के बाद मामलात संभले। अब्बा को हमने देखा, वो हुजूम में कभी ओझल और कभी जाहिर होते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। अब्बा को देखकर हम और अहमद चोर से बन गए कि इनके मना करने के बावजूद हम चले आए थे। हमने कहा चलो घर चलते हैं। अब्बा बोले बहू को अपने नौहे पर जंजीर जनी देखने दो, जो होना था वो हो चुका। जुलूस तरतीब में आ चुका था। एक जानिब नौहा खां पढ़ रहे थे, करबला यूं बसाई जाती है। 7 मातमियों की जंजीर फिजा में बुलंद होती और झनकार के साथ उनकी पीठ पर एक सुर्ख लकीर छोड़ती हुई चली जाती। सफेद पजामे कुर्ते में मलबूस सर झुकाए अब्बा भी शायर थे। आपकी शायरी अहले बैत की शान अक़दस तक महदूद थी। अजीब बात थी, लेकिन इन गुनाहगार आंखों ने यह भी देखा कि अब्बा ने रात को कुछ कहा और फिर सुबह सवेरे अहमद के जागने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगते और उनके जागने और नाश्ता करने के बाद उनके हाथ में पर्चा थमा देते। बेटा ज़रा देख लो, कोई कमी बेशी हो तो बता दो। और अहमद का वो हाल कि काटो तो लहू नहीं। अब्बा ठीक ही होगा। अहमद उनसे नजरें ना मिला पाते, मगर अब्बा का इसरार कि तसी ज़रूर है। कैसी अजीब घड़ी थी। अब्बा का हुक्म टाल भी नहीं सकते, तसी करें ये हो नहीं सकता। कांपते हाथों पर्चे में लिखी सुतूर को दाएं बाएं देखते और अब्बा के हाथ पर पर्चा रख देते। अब्बा बहुत अच्छा लिखा है, अहमद अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहते और अब्बा पर्चे को खुशी खुशी तय करके जेब में रख लेते। तो फिर कल की मजलिस में यही पढ़ूं ना? जी जी अब्बा, अहमद नजरें चुरा लेते। अब्बा ऐसे खुश खुश पलट जाते जैसे उस्ताद से उन्हें ढेरों शाबाश मिली हो। कैसे अब्बा थे हमारे। मजलिस होती मगर लाउडस्पीकर की घन गरज के बगैर। कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई पता भी न चलता। गमे हुसैन ऐसा ही है, दिल में बस जाता है। मजालिस से आज़ाद जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश एहतिजाज है। रस्म शब्बीरी की अदायगी इश्क का अंदाज है जिसे मैंने अपने अब्बा से जाना। ये खानवादाए मीर अनीस है। अब्बा का ये घराना बड़ा अजीब है, हद से ज़्यादा खुददार। एक दूसरों की मजबूरियों के साथ उनकी ख्वाहिशात, ज़रूरियात और इज़्ज़त नफ्स का भी इदराक। अब्बा को मालूम था अहमद सिगरेट पीते हैं। एक रोज़ हम कमरे में दाखिल हुए, हमारी तरफ उनकी पीठ थी। अम्मी को कुछ थमाते हुए कह रहे थे, साहबजादे को दे दीजिएगा। अब हम उनके करीब पहुंच चुके थे। अम्मी के हाथ में सिगरेट का पैकेट था। अहले बैत ख़ानदानी इकाई की वो तरबियत है जो हमें हर रिश्ते में नज़र आती है। अब्बा के अंदर उस तरबियत का भरपूर अक्स था जिसकी रोशनी से हमारा घर मुनव्वर था। अब्बा अपने तमाम काम अपने हाथ से किया करते थे, अपने लिए रोटी भी खुद बनाते थे। एक रोज़ जो मैंने उन्हें किचन में रोटी बनाते देखा तो बेहद परेशान हो गई। यही ख्याल आया कि शायद मैं उनके मतलब की रोटी नहीं बनाती। कहने लगे, नहीं आप बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं, लेकिन हमें अपना काम खुद करने की आदत है। खैर हमारी और उनकी रोटी बनाने के मामले में सबकत ले जाने की कार्रवाई चलती रहती। उस वक्त उनके घर में एक ही हम्माम, उनके यहाँ बाथरूम के बजाय लफ्ज़ हम्माम ही बोला जाता था, जो दालान में था। शादी के दूसरे तीसरे दिन हम्माम जाते हुए उनके कमरे के सामने से गुजर हुआ तो अब्बा के गिरिए की आवाज़ हमारे कानों में टकराई। इस ख्याल के तहत कि अब्बा किसी तकलीफ में तो नहीं, पर्दा सिरका के दिखा तो अब्बा मुसल्ले पर बैठे हैं और दोनों हाथ चेहरे पर हैं। अपना काम अपने हाथ से करना और अगर हमें घर में कोई काम करता देखना तो अम्मी से शिकायत। और अम्मी दुलार से कहती, हमारे यहाँ बहू बेटियाँ पोछा झाड़ू नहीं करती। अम्मी सास से भी नहायत तहजीब और आप जनाब से बात किया करते। सुबुक चाल, गुफ्तार में धीमापन, मिजाज में इनकिसारी। मैं अब्बा से कुछ भी तो ना सीख पाई। वो अपने दिल की हर बात हमसे किया करते, मशवरा करते, हमसे कहते आप अपनी सहेलियों में अली हमारे देवर के लिए कोई रिश्ता देखें। मगर देवर जी ने उनकी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते के लिए हामी ना भरी। कुछ दिनों बाद अब्बा की तबीयत ख़राब रहने लगी। जाने कैसा पेट का दर्द था जो उनकी जान हलकान किए दे रहा था। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दी थी। हर तरह के टेस्ट करवा लिए गए मगर दर्द की तशख़ीस ना हो सकी। आखिर ये दर्द जान लेकर ही टला। 7वां रोज़ा था।
دور قریب کے رشتہ داروں کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ سب رو دھو رہے تھے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ہمیں سب کے روزے کا احساس تھا۔ ایک ایک کے سامنے کھجور اور شربت کا گلاس لے کر گئے کہ روزہ افطار کر لیں، مکروہ ہو جائے گا۔ شیعہ سسرالی عورتیں روتے روتے بھی مسکرا دیں۔ جن کو معلوم نہیں تھا انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ بہو شیعہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں روزہ کھولنے میں دیر ہو بھی جائے تو کراہت کا تصور نہیں۔ ابا کو دفنانے کے بعد بھائی صاحب نے سب رشتہ داروں کے کھانے کا اہتمام کیا۔ دوسرے دن سویم ہونا تھا۔ پھر ہماری پیشی ہوئی۔ وسعت دسترخوان کے لیے آدھے پیسے بھائی صاحب اور آدھے پیسے احمد دیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو نہیں، اور اگر ان کا بھی ہاتھ تنگ ہے تو اس رسم کو محدود پیمانے پر انجام دے دیا جائے۔ خیر، اعلیٰ پیمانے پر سویم ہوا، پھر روزانہ فاتحہ ہوتی رہی۔ یہ رسمیں کچھ غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان بن جاتی ہیں۔ ابا نے ہمارا زندگی میں بھی خیال رکھا، اور اب ان کی فاتحہ ہمارے 2 وقت کا سامان کر رہی تھی۔